बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन साथ साथ में पढ़िए और उसका जवाब देने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। कौन सी विधि अपनाई जाती है? नैतिक, वित्तीय, ग्रामीण एवं शहरी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधि अपनाई जाती है। दो विधियां हैं, एक तो परिमाणात्मक और दूसरा चयनात्मक, गुणात्मक या मात्रात्मक कह सकते हैं। तो परिमाणात्मक विधि में क्या आता है? बैंक दर। परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, रिपो, रिवर्स रिपो और परिवर्तनीय कोष अनुपात, ये सारे जो अस्त्र, ये आरबीआई की साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक अस्त्र हैं। इसके बाद चयनात्मक अस्त्र में 3-4 अस्त्र जो हैं आरबीआई चयनात्मक अस्त्र के रूप में प्रयोग करती है, जिसमें है न्यूनतम मार्जिन, नैतिक दबाव, साख मापदंड का निर्धारण और साख स्वीकृति योजना। ये इतने जो चर हैं ये चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण के चर हैं। तो इस प्रकार से आरबीआई द्वारा जो साख नियंत्रण की विधि अपनाई जाती है वह मात्रात्मक या गुणात्मक है। तो एक का आंसर सही होगा डी। अगला, भारत में 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के? नहीं, गलत है। बी, आरबीआई के गवर्नर के? यही सही है। 100 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी 1 रुपये से जितने बड़े नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और इस समय आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन आरबीआई से ही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जनवरी 1949, अप्रैल 1935, मार्च 1931, अक्टूबर 1956। तो अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था और 1934 में आरबीआई अधिनियम बना था और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अब मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। डॉक्टर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के कुछ कार्य हैं, उनको जान लेते हैं क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य, साख नियंत्रण का आरबीआई कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, साख नियंत्रण। अगला, पत्र निर्गमन, पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। अगला, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है। और आरबीआई के अगर वित्तीय लेखावर्ष की बात की जाए तो आरबीआई का लेखावर्ष अभी चेंज हुआ है। इससे पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था और वर्तमान में आरबीआई का लेखावर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। तो आरबीआई का लेखावर्ष चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में हुआ था। अगला, चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समय तक नोट निर्गमन का कार्य ए, न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत किया, बी, परिवर्तनीय कोष प्रणाली के अंतर्गत किया था, सी, साधारण निधि प्रणाली के अंतर्गत किया था, डी, कोषागार प्रणाली के अंतर्गत किया था। तो इसमें कोषागार विपत्र प्रणाली के अंतर्गत किया था, डी सही हो जाएगा। समय समय पर क्या हुआ? आरबीआई ने जो नोट निर्गमन के तरीके हैं उनमें परिवर्तन किया था। 1935 और 1946 के बीच आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन की। 1946 से 56 के बीच अधिकतम कोष प्रणाली अपनाई गई। 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या था?
कि 515 करोड़ रुपए आरबीआई रिजर्व के रूप में अपने पास रखती थी, फिर नोट छापती थी। 515 करोड़ में 115 करोड़ का सोना था और 400 करोड़ का क्या था, विदेशी प्रतिभूति थी। अब इसमें संशोधन करके अब क्या किया गया है, 1997 में आरबीआई वर्तमान में नोट निर्गमन के कौन से तरीके अपना रही है, तो वर्तमान में यही अपना रही है, न्यूनतम कोष प्रणाली ही अपना रही है। लेकिन न्यूनतम कोष प्रणाली में जो रिजर्व अनुपात रखना पड़ता था उसमें संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया है 1957 के बाद से। तो अब वर्तमान में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखने पड़ते हैं, 200 करोड़, जिसमें 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति शामिल है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। अगला, बंद अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन सा क्षेत्र नहीं होता है? ए घरेलू क्षेत्र, बी विदेशी क्षेत्र, सी व्यवसाय क्षेत्र, डी पूंजी क्षेत्र। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उसमें आयात निर्यात नहीं होते हैं। अगर आयात निर्यात देश के अंदर ही होते हैं, राज्यों में ही होते हैं, देश के बाहर आयात निर्यात नहीं होते हैं। तो इसमें विदेशी, बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला 6 नंबर, अर्थव्यवस्था के अधिकतम कितने क्षेत्र हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अर्थव्यवस्था के अधिकतम 4 क्षेत्र हो सकते हैं। अगला 7 नंबर, बचत एवं विनियोग से अंतर्प्रवाह किस में होता है? बचत एवं विनियोग से अंतर्प्रवाह किस में होता है? तो बचत एवं विनियोग से अंतर्प्रवाह पूंजी बाजार में होता है। इसका 7 का सही हो जाएगा ए। 8 नंबर, साधन बाजार में भुगतान किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? ए व्यवसाय से, बी सरकारी क्षेत्र से, सी वैदेशिक क्षेत्र से, डी। साधन बाजार को भुगतान सभी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, व्यवसाय से भी प्राप्त होते हैं, सरकारी क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं और वैदेशिक क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा, 8 का डी सही है। 9 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में सारे ब्याज के सिद्धांत दिए गए हैं और सूची सेकंड में ब्याज के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम दिया गया है। पहला देखते हैं क्या है, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत। तो सबको पता होगा ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किन्स ने दिया था। तो ए का मिलान होगा सेकंड से। तो ए का किस में 2 है? ए का 2 सिर्फ सी में है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, ब्याज का तरलता सिद्धांत, ब्याज का त्याग सिद्धांत। तो ब्याज का त्याग सिद्धांत प्रोफेसर सीनियर ने दिया था, ये मिल जाएगा बी का 1 से मिल जाएगा। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर ने दिया था और ब्याज का ऑस्ट्रियन सिद्धांत ये बाकर ने दिया था। तो डी का मिल जाएगा 3 से, तो सी ही सही होगा, इसका 9 का सी सही होगा। अगला 10 नंबर, लाभ का लगान सिद्धांत विकसित किया? हाले, वाकर, क्लार्क, मार्शल। तो लाभ का लगान सिद्धांत प्रोफेसर वाकर ने दिया था। अगला, शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध रखता है? ए लगान से, बी मजदूरी से, सी लाभ से, डी ब्याज से। तो संभाव्य आश्चर्य सिद्धांत जो है लाभ से संबंध रखता है, 11 का हो जाएगा सी सही। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है? क्या माना है? बहुत कम माना है, बहुत अधिक माना है, अनंत माना है, शून्य माना है। तो रिकार्डो ने अपने हस्तांतरण सिद्धांत में, लगान सिद्धांत में हस्तांतरण आय को शून्य माना है। 13 नंबर, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्स का है, मार्शल का है, फिशर का है, रिकार्डो का है? तो ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, यह किन्स ने कहा था। तरलता से संबंधित सिद्धांत जो है किन्स का ही। अगला 14 नंबर, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उसे कहते हैं? जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उसे सीमांत भूमि कहते हैं, बी होगा 14 का। 15, ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है, अवधारित किया किसने? ओलिन ने, मार्शल द्वारा, जेम किन्स द्वारा। तो ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है, ये भी जेम किन्स ने ही कहा था। अगला, श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार किसने दिया? तो श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार जो है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसमें
डेविड रिकार्डो, कीन्स, वालरा, कोई नहीं। तो इसमें कार्ल मार्क्स का नाम नहीं है कहीं, तो इसमें कोई नहीं होगा 16 का। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी रहती है। रिजर्व आर्मी जो क्या होती है, लगातार स्थिर पूंजी बढ़ने से पूंजीपतियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगता है, मतलब श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय के बाद जो बेरोजगार श्रमिक हो जाते हैं वह एक रिजर्व आर्मी का रूप धारण कर लेते हैं। तो रिजर्व आर्मी क्या है, जो बेरोजगार श्रमिक होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो इसमें से कोई नहीं, ये सिद्धांत जो है रिजर्व आर्मी का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो 16 का डी, इसमें कोई नहीं। 17 चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर ए सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो जाए, बी सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो जाए, सी सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चैम्बरलिन के अनुसार श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब सीमांत आगम उत्पादकता श्रम की मजदूरी से कम हो जाए। 17 का सी सही होगा। 18 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार है, तो नाइट के अनुसार लाभ बीमा अयोग्य जोखिम का पुरस्कार है। 19 नंबर, लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन देख लेते हैं, इरविन फिशर, GLS साइकिल, JS मिल, FH नाइट। तो लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन GF साइकिल ने किया था। 19 का हो जाएगा 20 सही। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आभास लगान है, क्या है आभास लगान, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक। तो आभास लगान अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक ही है। 20 का 1 सही हो जाएगा। 21 निम्न चित्र में प्रतिस्पर्धी फर्म के टी बिंदु पर क्या है, टी बिंदु पर सामान्य लाभ है, और यह सामान्य लाभ पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में प्राप्त होता है। तो 21 का हो जाएगा सामान्य लाभ सम्मिलित है टी बिंदु पर। 22 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। तो एकाधिकार में AR ज़्यादा है MR से, AR बराबर MR, AR कम है MR से, AR बराबर MR बराबर 1। तो एकाधिकार के अंतर्गत AR ज़्यादा है MR से। अब एकाधिकार बाजार की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। एकाधिकार बाजार में एक क्या होता है, विक्रेता होता है और अधिक क्रेता होते हैं। इसके अलावा मांग की ढाल या मांग की लोच जो है वह इकाई से कम होती है। मांग की लोच इकाई से कम होती है, ये आरेख ऐसे बनता है। और मांग की आड़ी लोच क्या होती है एकाधिकार बाजार में, मांग की आड़ी लोच 0 होती है। स्थानापन्न वस्तु का अभाव रहता है। इसके अलावा पूर्ति पर किसका, विक्रेता का नियंत्रण होता है। मतलब एक ही अगर फर्म है, वही बेचने वाला, वही पूर्ति करने वाला और वही सब कुछ करने वाला, तो वस्तु की पूर्ति पर किसका, विक्रेता का ही नियंत्रण होगा। एकाधिकार में पूर्ति वक्र पाया ही नहीं जाता विक्रेता का जब नियंत्रण होता है तो। और इसके अलावा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कीमत निर्माता कौन होती है, परफेक्ट कंपटीशन में कीमत जो निर्धारित करती है वह बाजार करती है। और एकाधिकार में फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। अब लाभ कहाँ होता है एकाधिकार बाजार में, जहाँ पर MC बराबर MR हो, इस बिंदु पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। और महत्वपूर्ण विशेषता एकाधिकारी बाजार की क्या है कि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं थी। और ये 20 नंबर एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र का आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है, जिसको कह सकते हैं पूर्णतया लोचदार, और इसकी ढाल जो है अनंत होती है।
तो 23 का बी सही हो जाएगा।